नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और बाजार में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है 8 दिसंबर सोमवार को। कोई भी पॉजिटिव खबर मार्केट को सपोर्ट नहीं दे रही है। मिड और स्मॉल कैप में हैवी सेलिंग देखने को मिली है और उससे ये अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि ऐसी क्या वजह है जिससे मार्केट में इतनी जबरदस्त बिकवाली हो रही है। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। लेकिन मिड और स्मॉल और कैश मार्केट में भयंकर सेलिंग है। इंडिगो का स्टॉक हो तगड़ी पिटाई, केन्स टेक्नोलॉजी या जितनी ईएमएस वाली कंपनीज हैं उनमें तो और ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है और पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव खबर, रेट कट ही क्यों ना हो, मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो 8 दिसंबर को जो भयंकर सेलिंग हुई है मार्केट में, उसको कुछ थोड़ा आज समझने की कोशिश करते हैं और मैंने इसको आज दलाल स्ट्रीट दिया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज ऐसा लग रहा था मार्केट में कि कैश मार्केट की तगड़ी पिटाई हो रही है। मिड और स्मॉल कैप में धुआंधार सेलिंग है। और आप देखेंगे तो जो निफ्टी 500 का इंडेक्स है जिसमें 500 स्टॉक हैं, उसमें से 3/4 स्टॉक ऐसे हैं जो 25 से लेकर के 70-80% तक पिटे हुए हैं। कोई बचा नहीं वहां पे। जबरदस्त फॉल उसमें देखने को मिली, इसीलिए हमने कहा फिर आज थोड़ा कड़ा शब्द यूज करें, दलाल स्ट्रीट यहाँ पे देखना चाहिए। चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या हुआ। अब आपके सामने ये नंबर्स है आज के, यानी 8 दिसंबर को मार्केट में क्या हुआ। निफ्टी 225 पॉइंट गिरा है, 225 पॉइंट। निफ्टी 500 300, बैंक निफ्टी 550। मिड और स्मॉल कैप के चूंकि इंडेक्स के एब्सोल्यूट नंबर छोटे हैं, तो ये जो 325 और 450 नंबर आए हैं, ये 2.5 पौने 3% की गिरावट है। तो बड़ी गिरावट का दिन सोमवार को था। और ये कोई ऐसा बहुत विजिबल ट्रिगर नहीं था कि मार्केट में इतनी बड़ी फॉल आनी चाहिए थी। आप कह सकते हैं कि निफ्टी में 225 पॉइंट 26,000 के इंडेक्स पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप नीचे उतरेंगे, ब्रॉडर मार्केट में देखेंगे, तो तगड़ी कटाई छटाई वहां पे हुई और इसीलिए हर तरफ हाहाकार था और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट इतना गिरा क्यों। कुछ पॉइंट हमने डिग आउट करने की कोशिश की है कि आखिर रीजन क्या था, लेकिन उससे पहले देखते हैं डेटा क्या है। ये है आपका निफ्टी 25,960 पे जाके ये बंद हुआ है, जबकि उससे पहले शुक्रवार को जब रेट कट किया आरबीआई ने, तो 26,186 पे जाके बंद हुआ था। 225 पॉइंट की तगड़ी फॉल यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आप देखिए 1 बजे से जो खटखट खटखट लाल कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, वो बुरी तरीके से मार्केट टूटा और बहुत तेज 250 पॉइंट तक गया था। वहां से हल्की स्लाइटली रिकवरी हुई और फिर भी सेकंड हाफ में लगभग 3 बजे आप कह सकते हैं फिर से मार्केट गिरना शुरू हुआ और 225 पॉइंट कमजोरी के साथ बंद हुआ। तो निफ्टी में भी कोई रियायत, कोई सहूलियत थी नहीं। ये कुछ स्टॉक्स हैं, आप देखिए मैंने 1 महीने के लूजर्स निकाले हैं कि पिछले 1 महीने में क्या हुआ। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स 39% 1 महीने में गिरा है। ये केन्स टेक्नोलॉजी, उसमें जब से कोटक की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने नंबर्स में कुछ गड़बड़ की है या भूल है या पता नहीं क्या है, उसकी वजह से 38% स्टॉक गिर चुका है। एक समय यह स्टॉक 8,000 के लेवल में था, आज 3800 के लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। वर्लपूल में देखिए आप 32% की गिरावट है। वर्लपूल में खबरें अभी आ रही है कि जो एडवेंटिस की एक डील होने वाली थी $1 बिलियन की एसेट्स की, वो शायद कोलैप्स हो गई है, तो वहां भी तगड़ी फॉल है। ओला, आपको याद होगा जब ओला काफी गिरा था तो कई बड़े बड़े फंड मैनेजर ने आके खरीदा और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज वो 32%, 26% नीचे दिख रहा है आपको। कोहेंस, जो एक समय बहुत ऊपर चला गया था, उसमें भी 25% गिरावट। ये सिर्फ 1 महीने का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, और लंबा जाएंगे तो और ज्यादा कमजोरी दिखेगी। सम्मान कैपिटल, बड़ी डील हुई थी, उस डील के बाद स्टॉक कोलैप्स है, 1 महीने में 24% नीचे है। अनंत राज, डेटा सेंटर का एक बड़ा प्लेयर माना जाता था, लेकिन जब एक बार वो कोलैप्स हुआ उसके बाद उठ नहीं पाया और पिछले 1 महीने में लगभग 19% गिर चुका है। और बीईएमएल जैसी मजबूत कंपनी भी 18% इस 1 महीने में गिर चुकी है। ये कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बहुत ट्रेडर्स के और इन्वेस्टर्स के फेवरेट और फ्लेवर्ड स्टॉक होते हैं, उनकी ये हालत है लास्ट 1 मंथ की। तो आप बाकी सोचिए क्या हालत हुई होगी। और ये हमने निफ्टी 500 से निकाला है। अब मेरे हिसाब से इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, काफी जांच पड़ताल इतने दिनों से हम लोग बातचीत करें तो 3 मुझे इसमें मुद्दे लगते हैं जो अनसुलझे हैं। एक तो रुपया कमजोर हुआ है। रुपया 90 के ऊपर चला गया है। 90 रुपए 22 पैसे का $1 हो गया है,
जो कि सिग्निफिकेंट है क्योंकि 90 साइकोलॉजिकल मार्क होता है, वो क्रॉस हो गया है। नॉमिनल जीडीपी हमारी 8.7% है, रियल जीडीपी 8.2% है, उसमें 0.5% का इन्फ्लेशन जोड़ेंगे तो 8.7% बनता है, नॉमिनल जीडीपी है। और तीसरा है डिले इन यूएस ट्रेड डील। यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हो पाना भी एक बड़ा कारण मेरे हिसाब से। ये तीन बड़े रीजंस हैं जो अनसुलझे हैं और ये उस रियल पिक्चर को दर्शाते हैं जहां पे प्रॉब्लम है, हमको लगता है। क्योंकि बहुत सारे एफआईआईज या ग्लोबल मार्केट के बड़े प्लेयर्स ये देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसा कर रही है, और ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप किसी एक को अलग करके नहीं देख सकते हैं, और इन तीनों का सरोकार अर्निंग से है कि आपकी अर्निंग कैसी होगी, वो इन तीनों से तय होती है। एक एक करके इन रीजन को डिकोड करेंगे, लेकिन आप सोचिए थोड़ी देर ठंडा दिमाग करके कि सरकार ने फरवरी से शुरू किया था रियायतें का सिलसिला। सबसे पहले इनकम टैक्स में काटा, 12,75,000 तक की आपकी इनकम है तो वो टैक्स फ्री है। उसके बाद एक बड़ा मूव लाए, जीएसटी में कट कर दिया, बड़ा कट किया, केवल 2 रेट बचे हैं। जीएसटी कट करने के बाद आरबीआई पिछली पॉलिसी में आया और उसने जबरदस्त तरीके से बैंकिंग सेक्टर को रिलीफ दी। करीब करीब 10 फैसले ऐसे लिए जिससे बैंकों को बड़ी रियायत मिलेगी। रेट कट लगातार कर रहे हैं और अभी शुक्रवार की पॉलिसी में भी उन्होंने 4.5% रेट काट दिया। उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। तो जीएसटी कट भी हो गया, रेट कट भी हो गया, इनकम टैक्स भी कट हो गया। कंपनियों की Q2 की अर्निंग बहुत बुरी नहीं थी, अच्छी नहीं थी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। स्टिल मार्केट को कोई रियायत, कोई सपोर्ट नहीं है और हाईली अंडर परफॉर्मर मार्केट है हमारा इमर्जिंग मार्केट के अंदर। उसके बावजूद अगर आप नंबर देखेंगे तो ये वैल्यूड दिखता है, ओवर वैल्यूड दिखता है। मार्केट कैप टू जीडीपी हमारा अभी भी काफी ज्यादा है। तो इतने पॉजिटिव के बाद जो ये तीन अनसुलझे मुद्दे मुझे दिख रहे हैं, मुझे लगता है शायद मार्केट की वीकनेस कहीं इन्हीं के अंदर छिपी हुई है। तो एक एक करके इनको थोड़ा समझते हैं। पहला रीजन है कमजोर रुपया। देखिए रुपया हमारा 90 को पार कर गया है। पिछले एक महीने में 2% रुपया कमजोर हो चुका है, 3 महीने में 2.5%, 6 महीने में 5.25%, एक साल में 6.5% और 5 साल में 22.5% और 10 साल में 40%। इस तरीके से हमारा रुपया वीक हुआ है। तो करेंसी का की वीकनेस मार्केट को इंस्टेंट प्रॉब्लम में डालती है। और एफआईआई तो बिल्कुल, मतलब उसके लिए तो बहुत ही जहर है ये। अगर आप डॉलर निफ्टी देखेंगे 8% अपने हाई से अभी भी नीचे है, तो पैसा उनका बनेगा नहीं। अगर वो यहां डॉलर में लगाएं और उसको रखें, चूंकि रुपए में कन्वर्ट किया और फिर लगाया पैसा और रुपया और वीक हो गया, तो उनका तो बिना कुछ किए रिटर्न कम हो गया ना। तो रुपए की वीकनेस मार्केट पे इंस्टेंट प्रभाव डाल रही है। एक्सपोर्टर्स के लिए आगे जाते हुए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए कि वीक रुपी कोई बुरी बात नहीं है। एग्रीड, मैं भी इसका मानता हूं कि वीक रुपी हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी और करेंसी को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके आप नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं वो होगी। सिंपल सा समझिए आप, हमारी बॉन्ड यील्ड 6.5% है, यूएस की बॉन्ड यील्ड 4% है, 2.5% का गैप तो आपका ये बन गया। तो 2.5% एवरी ईयर उसको वीक होना है। अगर आप एक साल नहीं होने देंगे तो वो अगले साल 5% होगा। तो ये रुपए की जो वीकनेस एक बनी हुई है और उसकी वजह से हमारे रियल रेट बहुत ऊपर है। तो ये एक कांस्टेंट प्रॉब्लम है और हमारा रुपया वीक होता ही है। दूसरा, करेंसी वीक होने के पीछे एक बड़ा कारण था कि हमने लास्ट क्वार्टर में कह सकते हैं बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया। 200% गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है। तो उसका मतलब ये कि डॉलर हमने खर्च किए तब गोल्ड हमने इंपोर्ट किया। चांदी 400% बढ़ी है तो हमने डॉलर खर्च किए, चांदी लेके आए। तो ये जो रुपए की वीकनेस दिख रही है इतनी बड़ी, शायद एक रीजन ये है। इसको थोड़ा और समझते हैं। इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिए, बीओपी, यानी कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया, हैज बिकम लेस फेवरेबल ओवर द लास्ट 1 ईयर। पिछले एक साल में बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा गया है क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, एक्सपोर्ट कम है। द करेंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको कैड भी बोलते हैं, इज एक्सपेक्टेड टू डबल फ्रॉम 23 बिलियन, जो कि 0.6% ऑफ जीडीपी था इन FY25, टू $55 बिलियन, 1.3% ऑफ जीडीपी इन FY26। यानी दूने से ज्यादा हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारी स्ट्रॉन्ग जीडीपी को देखते हुए रियल टर्म्स में और आरबीआई के पास रिजर्व को देखते हुए उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं हो सकती, मैनेजेबल है। लेकिन वो मैनेजेबल तब होगा जो उसके अलग फैक्टर्स जो हैं
टैरिफ वाले वो सॉल्व होते हुए दिखे, क्योंकि हमें अभी पता ही नहीं कि हमारा किस तरीके से वहां मामला जा रहा है। तो एक बड़ा रीजन वीक रुपी का है और उसके कारण भी हमने आपको दिखाया कि आपके इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं जो कि डॉलर में होते हैं। दूसरा रीजन हमारा है नॉमिनल जीडीपी का। अब आप नॉमिनल जीडीपी देखिए, हमारी 8.7% है Q2 FY26 की, 8.8% थी Q1 FY26 की, और उससे पहले 11% थी। यानी लगातार ट्रेंड नीचे की तरफ है। नॉमिनल जीडीपी बहुत जरूरी है क्योंकि कंपनियों की जो ईपीएस है, अर्निंग है, वो इसी तरीके से, यानी इसको कह सकते हैं ग्रोथ विदाउट फायर। ग्रोथ हो रही है लेकिन उसमें दम नहीं है। आप नौकरी अगर कहीं करते हैं और आपकी सैलरी में अप्रेजल ना हो तो फिर वो अप्रेजल का कोई मतलब नहीं हुआ ना। इसलिए मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार, आरबीआई कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये प्रयास कर रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़े, री इन्फ्लेशन हो, गुड इन्फ्लेशन जिसको मैं कहता हूं वो हो, क्योंकि 0.5% का इन्फ्लेशन नहीं एक्सेप्टेबल है मार्केट का। और जिस दिन क्रेडिट पॉलिसी आई थी, मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उस दिन के शो में हम लोगों ने ये कहा था कि मार्केट इसको पसंद नहीं करेगा, और मंडे को ही आपने देखा था कि मार्केट ने इसको बहुत लाइक नहीं किया। अब देखिए, आपके सामने है कि मार्केट इस तरह के नंबर्स को पसंद नहीं करता है। पूरे हफ्ते उस दौरान गिरा, फिर क्रेडिट पॉलिसी जब आई तो मार्केट थोड़ा संभला, और आज फिर देख लीजिए आप क्या हुआ। तो नॉमिनल जीडीपी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि हम पहले कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल, फिर उसमें से हम रियल जीडीपी हटा देते हैं जो कि 8.2 है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है वो कम है। तो आप बहुत उत्पादन कर रहे हैं लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा। कंपनियां बहुत माल बेच रही है लेकिन पैसा नहीं बन रहा, मार्जिन नहीं बन रही, तो ईपीएस कहां से बनेगा, तो अर्निंग आएगी कहां से। तो Q3 की अर्निंग इन क्वेश्चन मार्क। अगर जीएसटी कट, तमाम चीजें कंजम्पशन को बहुत ड्राइव कर ले जाएं तो शायद हो जाए, लेकिन एक प्रॉब्लम एज ऑन डेट तो है ना ये। तो दूसरा बड़ा रीजन है कि हमारी नॉमिनल जीडीपी बहुत कम है। अगर इसको आप डेकेड्स के पैकेट में देखेंगे, एक शो में इसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप 10-10 साल के ब्रैकेट में देखेंगे तो आपकी नॉमिनल जीडीपी लगातार नीचे आ रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो वो दौर था जब 5%, 8%, 6% होती थी, वो चला गया है। अब आपकी जीडीपी 2-3% में भी मुश्किल आ रही है उसको। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है मेरे हिसाब से, कि पहला कारण करेंसी वीक हो रही है आपकी, दूसरा कारण कि आपकी नॉमिनल जीडीपी लगातार नीचे जा रही है और वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। तीसरा बड़ा रीजन, डिले इन इंडो यूएस ट्रेड डील। आप ये सोचिए कि अगस्त में वो इंप्लीमेंट हो गई थी और आज हम लोग दिसंबर में खड़े हैं और अभी तक ट्रेड डील में कोई प्रगति नहीं हुई है। 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहां आएंगे, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उसमें कोई फैसला नहीं होगा। बातचीत में क्या होगा हमें पता नहीं है। तो उसका खामियाजा क्या है, अब आप ये देखिए, द यूएस टैरिफ ऑन इंडिया आर 34%, द हाईएस्ट ग्लोबली। दुनिया में 34% किसी के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर लगा हुआ है। और ये जो इफेक्टिव रेट है वो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं इस इलाके के, इस पूरे एशियन कंट्रीज के, उनमें 16% है, और वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, और हम 34% लेके बैठे हैं। अब आपके दिमाग में 34 क्या है, 50% लगा था। 25% था हमारा जो रशिया से हम ऑयल खरीदते उसकी वजह से, और 25% नॉर्मल टैरिफ लगाया था। लेकिन क्या होता है कि जब आप अलग अलग आइटम्स में देखते हैं ना, तो किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 50%, जब उसका एवरेज आउट करते हैं तो वो 34% बनता है, जो कि पहले 3% के आसपास था। तो इतना हैवी टैरिफ अगर हमारे ऊपर लगा हुआ है, आज की डेट में लगा हुआ है, वी आर पेइंग। तो ये एक बड़ा कारण है, ट्रेड डील का सॉल्व न होना भी तीसरा बड़ा रीजन मेरे हिसाब से है, क्योंकि ये अनसुलझे पहलू हैं। इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आप इसको भूल जाइए, जब होगा तब देखा जाएगा। नहीं भूल सकते, क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रहा है और यूएस के साथ बात नहीं बन पा रही है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्या चीज अड़ंगा लग गया है कि वो बात ही नहीं बन पा रही आगे। किस तरफ से बहुत ज्यादा रिजिडिटी है, कौन से इश्यूज हैं जो बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बात आगे बढ़ नहीं रही है। और रशिया यूक्रेन की डील हो जाए तो हमारी किस्मत खुले, और उधर भी नहीं हो रहा है कुछ। ट्रंप दबाव बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी वहां डील हो नहीं पा रही है, क्योंकि डोनास्क का एरिया जो है वो यूक्रेन छोड़ने को तैयार नहीं है। सो तीसरा बड़ा रीजन मुझे लगता है कि ये है कि आपकी ट्रेड डील नहीं हो पा रही। तो पहला रीजन वीक करेंसी, दूसरा रीजन नॉमिनल जीडीपी, तीसरा रीजन अनसॉल्व ट्रेड डील। ये तीन बड़े रीजन है
जो सॉल्व नहीं हो रहे। मुझे लगता है शायद मार्केट इन्हीं को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। फिर इसके डेरिवेटिव्स हैं कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, एफआईआई नहीं आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब, लेकिन कोर इश्यूज को आप समझिए। चलिए एक चीज आपको और दिखाते जाते जाते, अब आप ये देखिए आपके मार्केट में एफआईआई का डीआई का क्या रुख है। पहले देखिए एफआईआई 25, ये कैलेंडर ईयर 25 में, यानी जो 2 जनवरी से दिसंबर का पूरा साल है, आप इसमें देखिए एफआईआई ने 2,82,000 करोड़ का माल बेच दिया है और डीआई ने 7,28,000 करोड़ का माल खरीदा है। उसके बावजूद आपका मार्केट, ब्रॉडर मार्केट बुरी तरीके से पिट रहा है। 2024 में आप देखिए उन्होंने 3 लाख करोड़ का बेचा था और हमारे डीआईज ने 5,26,000 करोड़ का खरीदा था, लगभग डबल के बराबर था या थोड़ा उससे कम था। तब भी मार्केट की स्थिति ये थी और आज तो दुगने से ज्यादा खरीद चुके हैं, फिर भी मार्केट की स्थिति ये है। तो एफआईआईज का जो फिगर है वो तो मुझे लगता है लास्ट ईयर के बराबर ही हो जाएगा। अब ये नंबर 8 दिसंबर तक के है, यानी हमने आज शाम को जो नंबर आने वाला है उसको इसमें जोड़ा नहीं है, यानी इसमें अभी ताजा तरीन नंबर जो जुड़ेंगे एफआईआईज के, तो 2,82,000 से 2,85,000, 88 कुछ भी हो सकता है, वो भी देखिए आप। तो आप ये सोचिए कि एफआईआई बेच रहा है, उसको क्या ऐसा मालूम है, गॉड नोज, कि वो क्या ऐसी चीज देख रहा है। क्या उसको अर्निंग पे डाउट है, ग्रोथ पे डाउट है, करेंसी पे डाउट है? उसको यहाँ पैसा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए वो लगातार कैश मार्केट की सेलिंग कर रहा है। और म्यूचुअल फंड, मजबूरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो लगातार बाइंग करते जा रहे हैं और मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब ईएमएस के स्टॉक, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टॉक या डिफेंस के स्टॉक, इवन अब तो बैंकिंग में भी एकदम सेल ऑफ जैसी स्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात पैदा करती है। हमें लगता है कि इसको थोड़ा ध्यान से समझना चाहिए। तो ये जो हमने आज शो बनाया, जनरली इस तरह की चीजों को मैं नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो बात है जिसको हमें इस चीज से समझना चाहिए कि मामला क्या चल रहा है, तो इतनी बड़ी गिरावट मार्केट में आ क्यों रही है। तो कोशिश की है मैंने डिकोड करने की कि शायद ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से, ये तीनों अनसॉल्व्ड है। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि करेंसी कहां सेटल होगी, कहां पे स्टेबल हो जाएगी। कोई ये बता नहीं सकता कि अगले क्वार्टर में यानी Q3 में नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी, और कोई ये भी नहीं बता सकता कि ये ट्रेड डील कब होगी। तो ये तीनों मुद्दे मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन सब तीनों को अगर आप जोड़ लें तो वो है अर्निंग। क्योंकि बिना अर्निंग के कोई मार्केट में आएगा नहीं, आपके वैल्यूएशंस जस्टिफाई होंगे नहीं, और जब कंपनियों की अर्निंग बढ़ेगी तो ही एफआईआई लौटेगा, तो ही मार्केट में रौनक आएगी, तो ही पैसा बनेगा। अब अर्निंग आने के लिए ये 3 इशू सॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ होगी तो अर्निंग होगी, करेंसी स्टेबल होगी तो अर्निंग होगी, और आपकी ट्रेड डील होगी तो बहुत बड़ा एक सरदर्द खत्म होगा। मुझे लगता है कि इसको ध्यान से समझना चाहिए। इधर उधर की नॉइस, अचानक से कोई ट्रिगर आ गया तो एकदम खुश हो जाना, प्लीज इन सब से बचिए, पैसा बचाइए, बहुत ध्यान रखिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत केयरफुल रहिए, इन्वेस्टिंग करते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए। अभी मौका और माहौल ठीक नहीं है। इन तीनों फैक्टर्स के सॉल्व हो जाने से, इन तीनों, मान लीजिए ट्रेड डील पहले हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लीजिए जनवरी में ट्रेड डील हो गई, दिसंबर में ट्रेड डील हो गई, तो शायद मार्केट का एक मूड रुख बदलेगा। लेकिन अभी ये तीनों चीज अभियांश में, पता ही नहीं कब होंगी, तो हमें कहना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि इस बात को ध्यान में रखिए। ये छोटा सा वीडियो हमने इसीलिए बनाया था कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे कि मार्केट में हो क्या रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये विजुअल आपके काफी काम आएंगे। आपने इसको पढ़ा देखा समझा होगा। अगर समझ में आ रहा, अच्छी बात लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही तमाम वीडियोस हम लगातार बनाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।